एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और इसके साथ ही साथ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है। तो हम लोग जो मेन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे इसमें कुछ मैकेनिज्म्स हैं, हम लोग पहले उस पर बात करेंगे। जैसे सबसे पहले ब्रीथिंग का जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे, कभी भी हमें फ्रेनिक वर्ड मिल गया, फ्रेनिक मिल गया मतलब इट इज एसोसिएटेड विद डायफ्राम। फ्रेनिक वर्ड मिल गया तो इट इज एसोसिएटेड विद डायफ्राम। कोस्टल वर्ड मिल गया इट इज एसोसिएटेड विद रिब्स। ठीक है, कोस्टल मतलब रिब्स। तो इंटरकोस्टल मसल्स अगर दिख गया तो, इंटरकोस्टल मसल्स अगर दिख गया तो इसका मतलब हो गया दो रिब्स के बीच में। ठीक है, तो यहां ध्यान दे दो, जैसे हम सबको पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लंग्स के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो करते हैं पल्मोनरी। लंग्स के लिए विल यूज द वर्ड पल्मोनरी। ठीक है, तो ऐसा होता है बच्चा लोग, ऐसे दिस इज स्टर्नम। ठीक है, यहां पे पीछे से वर्टिब्रल कॉलम है, ये ऐसे यहां पे आके से रिब्स जुड़ा हुआ है ऐसे सामने। ठीक है, ऐसे रिब्स गया हुआ है। अब देख बच्चा लोग, जैसे मैं बात करूं तो जो ओवरऑल वॉल्यूम है, जैसे ये डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर वाले पोर्शन को थोरेसिक सेगमेंट बोलते हैं और डायफ्राम के नीचे वाले पोर्शन को एब्डोमिनल सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल सेगमेंट। डायफ्राम के नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल। डायफ्राम के ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे? थोरेसिक। तो ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तभी पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिए। थोरेसिक कैविटी जो है वो एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। ठीक है, इट इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। ठीक है, तो जैसे मान लो तो ओवरऑल जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो हर तरीके से बढ़ना चाहिए। तो हर तरीके से बढ़ने के लिए जैसे स्टर्नम, और हम इसकी बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की, तो डोर्सोवेंट्रल साइड में हो गया, डोर्सोवेंट्रल साइड में हो गया। और एक साइड वॉल्यूम हम कैसे बढ़ाएंगे? एंटेरो पोस्टीरियर साइड, एंटेरो पोस्टीरियर साइड यानी कि एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के तरफ। ठीक, क्योंकि जब आप, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, ध्यान से देखना, यहां पे आपको ऐसे डायफ्राम भी मिला था। डायफ्राम के ऊपर वाले को हमने बोल दिया थोरेसिक कैविटी और डायफ्राम के नीचे वाले को हमने बोल दिया एब्डोमिनल कैविटी। तो इतना समझना ध्यान से कि जब अगर मुझे नीचे का वॉल्यूम बढ़ाना है तो जो ये डायफ्राम डोम शेप्ड है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गई। ठीक है, और एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में अगर मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है तो डायफ्राम का क्या हो जाएगा बच्चा लोग? कॉन्ट्रैक्शन। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तब जाके जो डायफ्राम है वो किस शेप का हो जाएगा? डोम शेप्ड का हो जाएगा। और डोम शेप्ड का होने के कारण ओवरऑल वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगर मैं डोर्सोवेंट्रली बात करूं तो जैसे मान लीजिए ये रिब्स है। ठीक है, रिब्स को हम लोग जो वर्ड एसोसिएटेड किए वो था कोस्टल। तो दो रिब्स के बीच में जो मसल्स है उसको हम बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलेंगे? इंटरकोस्टल मसल्स। और ये इंटरकोस्टल मसल्स, सामने ये स्टर्नम, आप इस इंटरकोस्टल मसल्स को बाहर से देख रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और अगर अंदर से देखेंगे तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ये है स्टर्नम। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ओवरऑल ये जो है इसको आउटवर्ड खींचेगा। क्लियर? तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया, किसने कॉन्ट्रैक्ट किया? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण ये ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो ही पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा। पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स। लंग्स को एक बलून मानो, अगर बलून के चारों तरफ एक बहुत रिजिड सा स्ट्रक्चर है तो जब तक उस रिजिड स्ट्रक्चर को हम बढ़ाएंगे नहीं तब तक हम उस बलून को भी बढ़ा नहीं पाएंगे। सेम तरीके से इंटरकोस्टल मसल्स का बाहर वाला एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, अंदर वाला इज इंटरनल इंटरकोस्टल। तो एक्सटर्नल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये ऐसे आगे गया, आगे गया तो मतलब सामने की ओर वॉल्यूम बढ़ी। तो इसको थोड़ा हम लोग नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे डोर्सोवेंट्रल वॉल्यूम बढ़ाना है, डोर्सोवेंट्रल वॉल्यूम बढ़ाना है तो एक चीज हमको याद रखना है, सबसे पहले थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगी
थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगी तो ही जाके पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगी, इसको वाइस वर्सा नहीं कर सकते। पहले थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तभी जाके कौन सा वॉल्यूम बढ़ेगा, पल्मोनरी। तो डोर्सोवेंट्रल साइड में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इसको रट्टा नहीं मारना, कॉमन सेंस लगाओ। इंटरकोस्टल मतलब दो रिब्स के बीच में किसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, एक्सटर्नल का, तब जाके जो स्टर्नम वगैरह है ये आउटसाइड आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल क्या बढ़ जाएगा बच्चा लोग, थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो गई, बढ़ गई। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया तो बाय डिफॉल्ट क्या बढ़ जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। क्लियर, पल्मोनरी वॉल्यूम। अब अगर लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गया, अब देखो कैसे बढ़ी, दो तरीके से बढ़ी। सबसे पहले थोरेसिक वॉल्यूम हमने एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ाया, तो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में वैल्यू बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए पहले डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाया तो भी फ्लैटेंड हो गया, तो ऐसे बढ़ गया। और सामने क्या किया, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाया, यही ना, हाँ नहीं, एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल इंटर, ध्यान देना है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण अब ये आगे ऐसे गया, तो यानी कि ये लगभग ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गई। थोरेसिक बढ़ गई तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ गई, यानी कि लंग्स की वॉल्यूम। अगर लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई है तो लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया ना, तो लंग्स के अंदर का प्रेशर यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया एज कॉम्पेयर टू द एटमोस्फेयर। अब जैसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर का एयर कहां गया, अंदर, इसको बोलते हैं इनहेलेशन यानी कि इंस्पायरेशन। तो सर ये दोनों पंचायत होने के कारण इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने की वजह से जो बाहर का एयर है वो अब कहां आ जाएगा, अंदर, इसी को हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन। क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक्सेलेशन के बारे में। एक्सेलेशन के बारे में, तो एक्सेलेशन में क्या होगा, देखिए जो जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो सब लोग रिलैक्स कर जाएंगे। डायफ्राम ऐसे डोम शेप का था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करके आगे बढ़ गए थे, अब जो जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे सब आपस में रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे रिलैक्स हो जाएंगे यानी कि जो डायफ्राम था वो रिलैक्सेशन हो गया उसका। डायफ्राम के साथ साथ अगर मैं बात करूं इंटरकोस्टल, कौन से वाले, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या हो गया, रिलैक्सेशन हो गया। अब इन दोनों के रिलैक्सेशन के कारण ओवरऑल क्या हो गया, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गई। ओवरऑल क्या कम हो गया, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गया। इसका मतलब क्या कम हो गया, पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गया, जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो गई। पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गई तो लंग्स का, अगर लंग्स के का वॉल्यूम कम हो गया तो लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है ये ज्यादा हो गया एज कॉम्पेयर टू एटमोस्फेयर, जिसकी वजह से अब अंदर का एयर कहां जाएगा, बाहर। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलेशन। क्या बोल देंगे बच्चा लोग, एक्सेलेशन। क्लियर, नहीं आया। पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गई तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, ये इनहेलेशन में हुआ था। अगर हम बात करते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम ज्यादा है, वो तो बात कर ही लिए, पल्मोनरी वॉल्यूम अगर कम है तो इतना मानिए कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो एटमोस्फेयर में बाहर एयर चला जाएगा। बच्चा लोग आपने एक चीज देखा कि इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सेलेशन में रिलैक्सेशन हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे इनहेलेशन यानी कि इंस्पिरेशन में, अगर इंस्पायरेशन में और एक होता है एक्सपायरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, अगर इसमें हम बात करेंगे तो एक्टिव कौन होगा, बाय डिफॉल्ट इंस्पायरेशन। क्यों, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी खर्चा होता है तो इसमें एटीपी लगा। एक्सपायरेशन क्या हो गया, पैसिव प्रोसेस। अब इसमें लेकिन एक चीज ध्यान देने वाला है सर, एक्सपायरेशन नॉर्मली अगर फोर्सफुल बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। फोर्सफुल बोलेंगे तो ये एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। व्हाई, तो ये जो बनाया था हमने इंटरकोस्टल मसल्स, बाहर का एक्सटर्नल, ये तो रिलैक्स करके आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अंदर का इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो ये तेजी से अंदर आएगा, यानी कि तेजी से एक्सेलेशन होगा। समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन और ये
फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो सर नॉर्मल एक्सपायरेशन में पैसिव प्रोसेस है, एक्सटर्नल के रिलैक्सेशन से ही काम हो जाएगा। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या है? एक्सटर्नल तो रिलैक्स कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अब इंटरनल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ताकि तेजी से अंदर आए। क्लियर? तो यही था ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बाद एक और इसमें टॉपिक होता है पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। इस पे मैच द फॉलोइंग आता है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं, इसमें कुछ कुछ रिवाइज भी हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूंगा वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज, तो दो या दो से अधिक वॉल्यूम को जोड़ोगे तभी जाके क्या मिलेगा? कैपेसिटी। दो या दो से अधिक वॉल्यूम को जोड़ोगे तभी जाके क्या मिलेगा? कैपेसिटीज। ठीक है, देखो नॉर्मल सांस लिए छोड़ दिए, नॉर्मल सांस लिए छोड़ दिए, इस पूरे रेंज को आपने बोल दिया है टाइडल वॉल्यूम। दिस कंप्लीट रेंज इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। फिर से नॉर्मल सांस लिए, नॉर्मल के बाद एक्स्ट्रा और कितना खींच पाए, नॉर्मल सांस लिए, नॉर्मल के बाद एक्स्ट्रा और कितना खींच पाए, तो इसको बोलते हैं आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर आप वीडियो बैठ के देख रहे हैं क्लासेस की, तो जैसे सीधा बैठिए, बैठो सीधा, सांस खींचिए। जब आप फोर्सफुल सांस खींचेंगे तो सांसें फोर्सफुली खींची ज्यादा जाती है। अब छोड़ो, फोर्सफुली और छोड़ो, देखो उतना नहीं ड्रॉप कर पाओगे जितना खींच पाए थे। क्यों? तो उसके पीछे का रीजन है। अच्छा, एनसीईआरटी में बोला है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी एक्सपायर्ड। नहीं भाई, एडिशनल बोलोगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा वर्ड को यूज करिए। अच्छा, तो नॉर्मल के बाद एक्स्ट्रा और कितना खींचा गया? आईआरवी हो गया। फिर एक्सेलेशन, एक्सेलेशन के बाद एक्स्ट्रा और कितना बाहर फेंका जा सकता है, इसको हम लोग क्या कह देंगे? ईआरवी। व्हाट इज दिस? ईआरवी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपको पता है कि जितना एयर अंदर खींचे उतना बाहर नहीं भेज पाए, क्योंकि कुछ अंदर रह गया। इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर एवरीवन? तो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी और आरवी। अगर मैं ऑर्डर के बारे में बात करूं तो टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml पर मिनट, कि पर टाइम, मिनट नहीं। उसके बाद ऑर्डर में आता है ईआरवी। ईआरवी होता है 1000 ml से लेके 1100 ml। देन आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1100 ml से लेके 1200 ml। ठीक है, उसके बाद आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इट इज सॉरी ये आईआरवी, कैपेसिटी नहीं आईआरवी। ये कितना हो जाएगा? 2500 ml से लेके 3000 ml। ठीक है, 2500 ml से लेके कितना ml? 3000 ml। इसको ऑर्डर ऐसे याद किया था हमने, TERI। ठीक है, कम से लेके ज्यादा तक का सीक्वेंस है, इसको ध्यान देना, मैच द फॉलोइंग में आता है ये। अच्छा, हमने बोला था कि दो या दो से अधिक वॉल्यूम को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा कैपेसिटी। ठीक, तो टाइडल वॉल्यूम और इसको टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चा लोग? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अगर हम लोगों ने रेसिडुअल वॉल्यूम और ईआरवी को जोड़ दिया तो मिल जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। हमने सबको जोड़ दिया, रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ दिया, तो इस केस में जो मिलेगा दिस इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, अब वाइटल कैपेसिटी में भी अगर हम लोगों ने जोड़ दिया आरवी को, यानी कि कंप्लीट को जोड़ देंगे तो यहां पे मिल जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी। व्हाट इज दिस? टोटल लंग्स कैपेसिटी। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? कोई डाउट यहां पे? अच्छा, एक चीज जो और पूछी जाती है वो आपको याद रखना है, स्पाइरोमीटर। जो स्पाइरोमीटर है ना, ये स्पाइरोमीटर रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर पाता है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि ये वाला एरिया किसमें किसमें आ रहा है? एक तो खुद रेसिडुअल वॉल्यूम में हो गया, दूसरा एफआरसी में हो गया और तीसरा टीएलसी में हो गया। यानी कि स्पाइरोमीटर किन तीन चीजों को मेजर नहीं कर पाएगा? पहला तो रेसिडुअल वॉल्यूम खुद ही हो गया। रेसिडुअल वॉल्यूम किसमें आ गया बच्चा लोग? एफआरसी में और टीएलसी में। तो ये चीजें रेसिडुअल वॉल्यूम के द्वारा गिनी नहीं जा पाएंगी। तो ये तो मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन के बाद पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। बच्चा लोग एक्सचेंज, ये आप लोग ऐसे नॉर्मल एक बार रीड करेंगे तो भी आ जाएगा। मेरा प्रयास है कि मैं इसमें दोनों चैप्टर के जितने मैकेनिज्म है ट्राई करूं जल्दी निपटाने का। जल्दी क्या? ताकि समझ में आए।
अगर हम एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे तो हमने पढ़ा है आप लोग को पहले भी, एक्सचेंज मतलब कभी भी एक्सचेंज की बात चल रही है, स्क्वैमस एपिथेलियम को हमेशा भाव देना है। स्क्वैमस एपिथेलियम, दिस इज स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर हम बात करते हैं ये दिस इज द कैपिलरीज, ये एल्वेलाई है, यहां पे इसके एल्वेलाई के अंदर भी एक अपना खुद का एपिथेलियम है, ठीक है। उसके साथ साथ ब्लड कैपिलरीज के पास भी यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम है। ब्लड कैपिलरीज के पास के स्क्वैमस एपिथेलियम को क्या कहा जाता है? कोई भी स्क्वैमस एपिथेलियम जो ब्लड वेसल से एसोसिएटेड है उसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम। एंडोथेलियम का मतलब हो गया ऐसा ब्लड मतलब ऐसा स्क्वैमस एपिथेलियम जो ब्लड वेसल से एसोसिएटेड है। अच्छा, अब इनके बीच में एक ए सेलुलर लेयर भी तैयार हो जाएगा। दिस ए सेलुलर लेयर इज कॉल्ड बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट, इसमें क्या होता है? बेसमेंट सब्सटेंसेस होता है। एंड दिस वन इज एपिथेलियल टिश्यू। मतलब कुल मिला के देखो, एक ये लेयर और बीच में ये लेयर, 3 लेयर मिला के ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन तैयार करेगा। 3 लेयर मिला के क्या करेगा? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। सर, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का मतलब यहां पे तो फटाफट गैसेस एक्सचेंज होना चाहिए, तो फिर ये 3 लेयर होने के बाद दिक्कत नहीं है? अरे कोई दिक्कत नहीं, 3 लेयर होने के बाद भी इसकी थिकनेस लेस देन अ मिलीमीटर है, लेस देन अ मिलीमीटर। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? सर, एक्सचेंज अगर हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो टोटल 3 चीजों से मिलकर बन रहा है। एपिथेलियल ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, वही कैपिलरीज, और इन दोनों का सीक्रेशन से जो एक लेयर बना, दिस इज कॉल्ड बेसमेंट लेयर या बेसमेंट सब्सटेंस। इन तीनों को मिला के आपने क्या नाम दिया? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोल रहे तो यार तेजी से एक्सचेंज होना चाहिए ना, तो इसी के कारण इसका थिकनेस कितना होता है बच्चा लोग? लेस देन अ मिलीमीटर। क्लियर एवरीवन? अब उसके बाद से 2 मैकेनिज्म इसमें और है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एक होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो ये परसेंटेज दिया हुआ एनसीईआरटी में 97% ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी और 3% किसके द्वारा कैरी किया जाएगा? प्लाज्मा। अब देखो, आरबीसी में ये किससे जाके बाइंड करता है? हीमोग्लोबिन से। तो हीमोग्लोबिन के 2 हिस्से होते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन वाले हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है, हीम वाले हिस्से से ऑक्सीजन जुड़ता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो इससे जुड़ने की एफिनिटी ज्यादा रखता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट से कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। आपको अल्टीमेटली जब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलने वाले हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ये एसोसिएशन वाला एक कंडीशन होगा और एक कंडीशन होगा डिसोसिएशन वाला। एसोसिएशन का मतलब हो गया फॉर्मेशन, डिसोसिएशन का मतलब यहां पे हो जाएगा ब्रेकडाउन। ठीक है बच्चा लोग, एसोसिएशन और डिसोसिएशन हमेशा याद रखो। 4 कंडीशन, पूरा पेज पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं, खाली इस बातों को ध्यान देना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ और टेम्परेचर। सर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है वो टोटल कितने कंडीशन पे डिपेंडेंट है? 4। फॉर्मेशन हो चाहे ब्रेकडाउन हो, टोटल कितने कंडीशन पे डिपेंडेंट है? 4। पहला हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, देन हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, देन हो जाएगा H+ और टेम्परेचर। तो ये 4 कंडीशन याद रखना। अकेला जो ऑक्सीजन है इन तीनों लोगों से खुद भिड़ जाता है, ऑक्सीजन अकेले इन तीनों से कॉम्पीट करता है। ठीक है, तो अगर मुझे एसोसिएशन करवाना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? सर, ज्यादा होना चाहिए। तो जब ये ज्यादा है तो ये तीनों क्या हो जाएंगे बच्चा लोग? कम हो जाएंगे। मैं बहुत सिंपल रखूंगा, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही रखूंगा। डिसोसिएशन के बारे में बात करेंगे तो वहां ज्यादा तो यहां कम कर दो, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे बच्चा लोग? ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद एक इसमें कर्व दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, उसमें कुछ टर्म्स है। एक है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का मतलब, जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आप लोग 10 तक गिनिए तो 10 थोड़ी बोल दोगे, 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे स्टार्ट करोगे। सेम उसी तरीके से अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं तो 100% हीमोग्लोबिन एक साथ थोड़ी जुड़ जाएगा। जैसे जैसे हीमोग्लोबिन जुड़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है। उल्टा बोल रहा है,
ऑक्सीजन का जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज होते रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए लिखा है P25 लमसम 18 mmHg, मतलब जिस समय 25% हीमोग्लोबिन यूज हुआ था उस समय ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था 18 mmHg। P30 इज इक्वल टू मान के चलिए 25 mmHg, अरे 25 नहीं रही 20 mmHg। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, जब परसेंटेज सैचुरेशन 30 था तो उस समय ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था सर 20 mmHg। देन आता है P50 लमसम अराउंड 25 mmHg, मतलब जब 50% हीमोग्लोबिन यूटिलाइज हुआ उस समय परसेंटेज ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था 25 mmHg। तो बच्चा लोग जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg है, और जब हम यहाँ के बारे में बात करें परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, दिस इज परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। कर्व आपको कुछ ऐसा दिखेगा क्योंकि एक पॉइंट पे जाके नो मोर बाइंडिंग साइट इज लेफ्ट, तो यहाँ पे सैचुरेशन आ गया। लमसम ये ग्राफ को ध्यान देना, ये इसी को डिनोट करता है, ठीक है, किसको डिनोट करता है, इसी को, कि मतलब 50% हीमोग्लोबिन जब यूटिलाइज हो गया उस समय ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वाज 25 mmHg। क्लियर एवरीवन? ये बताओ P40 लिखा है और लिखा है कि 23 mmHg, तो इसका मतलब क्या हुआ? P40 23 mmHg का मतलब क्या हुआ? P40 मतलब 40% हीमोग्लोबिन जब यूटिलाइज हुआ तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था 23 mmHg। क्लियर एवरीवन? अब देख थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा इसमें हल्का सा जानेंगे। एक होता है लेफ्ट शिफ्ट, एक होता है राइट शिफ्ट। ये ग्राफ अगर लेफ्ट की तरफ बन रहा है तो ये बताओ वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। तो बढ़ रही है मतलब आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो एसोसिएशन वाला कंडीशन था ये दिखेगा। अगर उस तरफ एसोसिएशन वाला कंडीशन है तो ये ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। राइट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो राइट में अगर हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स किसका कंडीशन बढ़ रहा है बच्चा लोग? डिसोसिएशन का। ठीक है, किसका कंडीशन बन रहा है? डिसोसिएशन का। अभी आप लोग कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे तो उसमें हीमोग्लोबिन ऑफ फीटल और मदर का पूछता होगा, तो अगर एडल्ट का अगर इतना है तो फीटस का थोड़ा सा ज्यादा होता है HbF, उसमें ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है। तो फीटस के केस में ये जो ग्राफ है कहां शिफ्ट होगा? लेफ्ट शिफ्ट होगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये कंडीशन, ये ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान दे लेना। इसके साथ ही साथ एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। कैसे कैसे कितना परसेंट है ये तो आप लोग मैनेज कर ही लेंगे। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 20 से 25%। उसके बाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें परसेंटेज यू कैन मेमोराइज, दैट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला जो ग्राफ दिया है, ग्राफ में इक्वेशन जो रिएक्शंस दिए हुए हैं, बहुत लोगों को लगता है कि वो इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन बताया है। एरो को ध्यान से देखिए, वो इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम होता तो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते, वो पाथवे बता रहा है। ठीक है, तो पाथवे बता रहा है तो आइए उसको समझा जाए सबसे आसान भाषा में। मैं क्लोराइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट ये सब कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपल क्लियर करते हैं। जैसे ये हो गया टिश्यू, ठीक है, मान लीजिए यहां पे हो गया लंग्स, यही एल्वियोलाई लिख लेते हैं, ये हो गया एल्वियोलाई। ठीक है, ऑक्सीजन गया इसके अंदर, इसने यूटिलाइज किया, CO2 को बाहर फेंक दिया। यहां पे होता है टिश्यू फ्लूइड। हम सबको पता है कि CO2 के पास मतलब यहाँ फ्लूइड में क्या है? वाटर है, ये जुड़ गया वाटर से। वाटर से जुड़ने के बाद यहां पे ये बना देगा H2CO3, ये अनस्टेबल होता है। अच्छा, ये सारे रिएक्शन जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ही होंगे, ताकि अब जानते ही हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस कैटलिस्ट क्यों चाहिए? ताकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े। CO2 और H2O जुड़े तो H2CO3 मिल गया। अब H2CO3 मिल गया तो ये अनस्टेबल था तो ये तुरंत ब्रेक हो जाएगा H+ और HCO3- में। क्लियर? अब यहां से HCO3- टहलते हुए कहां पे पहुंच जाएगा? एल्वियोलाई के पास। तो ये अच्छा, एल्वियोलाई के पास एडिशनल H+ पहले से थे। ये HCO3- जैसे यहां पहुंचेगा, ये जाते ही किसी ना किसी एक से जुड़ जाएगा। कॉल आ गया। H2CO3 अनस्टेबल था तो ब्रेक हो गया H+ और HCO3- में। अब यहां से HCO3- तैरते हुए कहां पहुंच जाएगा? एल्वियोलाई के पास। जैसे ही जाता है तो यहां पे जो एडिशनल ये प्लस है, ठीक है,
ये HCO3 माइनस H प्लस से जुड़ गया, और जुड़ने के बाद फिर से क्या बना देगा, H2O और CO2। ये भी रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से ये पाथवे पॉसिबल है। इसलिए जब आप एक्सेलेशन करते हो तो CO2 और H2O बाहर फेंकते हो, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस में देखो H2CO3 बना, अनस्टेबल था, ब्रेक हो गया H प्लस और HCO3 माइनस में, HCO3 माइनस यहां से उठ के वहां चला गया। तो हर बार अगर ऐसा होगा तो हर बार बेटा यहां H प्लस बढ़ रहा है कि नहीं, और हर बार HCO3 यहां जाएगा तो हर बार ये H प्लस खत्म होते जा रहा है कि नहीं। यानी कि एल्विलाई के पास H प्लस का लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है, और टिश्यू के पास H प्लस का लेवल क्या हो गया है, बढ़ गया है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन और डिसोसिएशन फैक्टर याद करिए, यू विल गेट द आंसर। क्लियर एवरीवन, कोई डाउट? अरे कैसे पूछोगे उसमें से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 हो गया। रेगुलेशन, अगर हम बात करेंगे रेगुलेशन की तो मेडुला रीजन में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मेडुला रीजन में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को कंट्रोल करता है, कोई भी ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक और रीजन यहां पे दिया हुआ है, नीमोटैक्सिक सेंटर। नीमोटॉक्सिक नहीं, टैक्सिक सेंटर। नीमोटैक्सिक सेंटर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये ब्रेन है उसके पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है, और इसकी एक खासियत है, जैसे इसको फील होगा, जैसे मेडुला क्या है, बाप है, ये मेन बल्लेबाजी यही करेगा। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों को कंट्रोल करेगा, मेन फादर है यहाँ का पूरा। ये नीमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा, तो इसके पास है पॉन्स, मतलब ये पॉन्स रीजन में नीमोटैक्सिक सेंटर है, ये रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, क्योंकि कंट्रोल में है इंस्पायरेशन। इसको स्टार लगा के टिक करना, मेरे दिमाग में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा था। रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, नॉट एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन के रेट को रिड्यूस करता है एंड देयर बाय अल्टर्स द ब्रीदिंग रेट। क्लियर? अच्छा, ये तो न्यूरल रेगुलेशन वाले हो गए। केमिकल रेगुलेशन के बारे में हम बात करते हैं। केमिकल रेगुलेशन में अगर हम बात करेंगे, केमिकल रेगुलेशन में तीन ही चीजें दिया है। एक दिया है कीमोसेंसिटिव एरिया। ये किसके एडजेसेंट प्रेजेंट है? एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये क्या, ये लोग किसके लिए सेंसिटिव होते हैं बच्चा लोग? H प्लस और CO2। इनका लेवल जैसे ही ऊपर बढ़ेगा ये लोग एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर लोग नेसेसरी एडजस्टमेंट करवा लेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कुछ भी होगा कंप्लेंट पहुंचेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, ठीक है। H प्लस CO2 सब लोग अपने अपने लेवल से पता करेंगे, ठीक है। और जिसको जो दिक्कत दिखेगी सब अपनी दिक्कत को बताएंगे जाके, किसको? मेडुला रीजन में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और फिर वो चेंज करेगा। अच्छा, दूसरा रीजन है कैरोटिड आर्टरी, और एक होता है एओर्टिक आर्क। अगेन ये यहां पे भी जो कीमोसेंसिटिव एरिया, दे आर सेंसिटिव फॉर CO2 एंड H प्लस। CO2 और H प्लस, ऑक्सीजन के लिए ऐसा कुछ खास सिग्निफिकेंट एरिया प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर एवरीवन? ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ये पूरा मैकेनिज्म था। डिसऑर्डर्स आप एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम अभी इसमें स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हेलो एवरीवन, हेलो, क्या कंटिन्यू होगी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में? अगर मैं बात करूं तो हम लोग कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। एक तो ब्लड ग्रुपिंग पे, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग के साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस पे, इसके साथ साथ हम लोग कोएगुलेशन ऑफ ब्लड सबके मैकेनिज्म ही बात करूंगा ताकि थोड़ा बहुत जल्दी कवर हो सके। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, उसके साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा डबल सर्कुलेशन, ठीक है, डबल सर्कुलेशन एंड देन कार्डियक साइकिल, और इसी से जोड़ के पढ़ाऊंगा ECG।
ठीक है, तो ब्लड ग्रुप और ये सब पे अगर हम बात करेंगे तो यार बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप, जैसे फेमस बात है, मेजॉरिटी ऑफ दी जो ब्लड ग्रुपिंग के लिए एक्सेप्ट किया जाता है वो एबीए ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग है। ब्लड ग्रुप अगर किसी का ए है, दैट मीन्स उसके आरबीसी में जो एंटीजन होगा और प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी, ठीक है। उसके बाद से डोनर, ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन क्या होगा, ए बाय डिफॉल्ट, तभी तो ए ब्लड ग्रुप बोले हैं। एंटीबॉडी क्या होगा, प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा एंटी बी, क्योंकि ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए वाला है, तो ये बी इसको ब्लड दे नहीं पाएगा, नहीं तो पूरा जाम वाम हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। डोनर इसके लिए कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा और ओ हो जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप बी के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें एंटीजन क्या होगा, चलो बी, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एंटी ए, इसको थोड़ा ढंग से बोलना, और ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप बी और ओ, ये लोग डोनेट करेंगे इसको। देन अगर मैं बात करूंगा ब्लड ग्रुप ए बी इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, तो इसके पास एंटीजन ए भी है और बी भी होता है, मतलब इसके पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, और इसको दान कौन करेगा, सभी डोनेट कर सकते हैं, ए बी और ओ। लेकिन अगर हमने ब्लड ग्रुप ओ बोला है, ओ मतलब कुछ नहीं होता है, यानी कि इसके पास एंटीजन नहीं है, निल, ठीक है, एंटीजन नहीं है, निल, और इसके पास प्लाज्मा में एंटीबॉडी किसके लिए होगा, एंटी ए के लिए भी होगा और एंटी बी के लिए भी होगा। इसको डोनेट कौन कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग ही डोनेट कर पाएंगे। तो एक समरी देखिएगा ध्यान से, अगर यूनिवर्सल डोनर के बारे में हम बात करेंगे तो ओ नेगेटिव, दानी कोई नहीं है इसलिए जीरो, दान करने से नुकसान होता है लेकिन नेगेटिव, ठीक है। और अगर मैं रेसिपिएंट के बारे में बात करूंगा तो इट इज ए बी पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन है उसी के बेसिस पे नाम पड़ता है ब्लड ग्रुप का, हो जाएगा ये। अब इसमें कुछ एक आध क्वेश्चन भी ऐसे फ्रेम होते हैं, जैसे मान लीजिए हेट्रोजाइगोटिक ब्लड ग्रुप ए, हेटेरोजाइगोटिक ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, मतलब इसमें जो ये जेनेटिक कॉम्पोजिशन होगा वो IAIO होगा, IO इज द रिसेसिव फीचर, और जो मदर है, मान लीजिए हेटेरोजाइगोटिक फादर मेल हो गया और जो फीमेल है उसको आप मान लीजिए कि वो ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी कि ए बी हो गई तो IAIB, यही हो गया ना। इसका अगर पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी, तो पुनेट स्क्वायर बना लीजिएगा, IAIO IAIB, ठीक है, पुनेट स्क्वायर बना लिए तो इसे मैच कर लीजिएगा, ये हो जाएगा IAIA, हो जाएगा IAIO, ये हो जाएगा IAIB और ये हो जाएगा IBIO, यानी कि ब्लड ग्रुप ए कितने लोगों के पास है, तो ब्लड ग्रुप ए यहाँ पे मिल रहा है IAIA और IAIO, यानी कि 2, यानी कि 50% लोगों का ब्लड ग्रुप ए होगा बच्चों में, और ये 25% एंड दिस 25%, ठीक है, 0% ब्लड ग्रुप ओ। ये आ रहा है समझ में। अगर जैसे मैं बोल दिया कि किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है, तो IBIB भी हो सकता है या तो IBIO हो सकता है, ये रहेगा तो होमोजाइगोटिक, ये रहेगा तो हेटेरोजाइगोटिक, क्लियर है अभी। खैर ये तो आप कर लोगे। आगे एक टॉपिक है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कोएगुलेशन के बारे में हम बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए अगर कोई गिरता है और चोट लग गया तो वहां दो चीजें होंगी, सबसे पहले टिश्यू जो है ब्लड वेसल्स भी डिसइंटीग्रेट होंगे और टिश्यू भी रप्चर होगा। जैसे ही किसी को चोट लगेगा तुरंत सबसे पहले क्या होगा, टिश्यू रप्चर होगा, टिश्यू रप्चर होगा, साथ ही साथ और क्या होगा, तो ब्लड वेसल्स डिसइंटीग्रेट होंगे, ब्लड वेसल्स डिसइंटीग्रेट होंगे, ब्लड वेसल्स डिसइंटीग्रेट हो गए, ठीक है। टिश्यू रप्चर होने की वजह से एक फैक्टर रिलीज होगा जिसका नाम है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। टिश्यू, जैसे किसी कोई गिरा, चोट लगा तो तुरंत टिश्यू रप्चर हुआ, टिश्यू रप्चर हुआ तो क्या रिलीज किया, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ब्लड वेसल्स डिसइंटीग्रेट हुए तो यहां पे क्या रिलीज होगा, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये प्लेटलेट, ब्लड वेसल्स भी डिसइंटीग्रेट हो गया, ब्लड वेसल्स के डिसइंटीग्रेट होने से प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, टिश्यू रप्चर होने की वजह से ये एक फैक्टर रिलीज हुआ। ये दोनों के दोनों फैक्टर कैल्शियम के प्रेजेंस में मिलकर बनाएंगे थ्रोम्बिनेज,
भाई थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, क्या बना दिया इन लोगों ने, थ्रोम्बोकाइनेज। जैसे ही ये बनेगा ना, तो जो हेपारिन था, नेचुरल ब्लड एंटीकोएगुलेंट, हेपारिन की वजह से ब्लड तो बहते रहता है, ये इन सबसे पहले हेपारिन को डीएक्टिवेट करेगा। साथ ही साथ अब दूसरा काम क्या करेगा, ये थ्रोम्बोकाइनेज विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें चेंज करेगा, थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन को ये किसमें चेंज करेगा बच्चा लोग, थ्रोम्बिन में। एक चीज याद रखो, जितने भी स्टेप्स हम इसमें लिखेंगे, तो चेन ऑफ रिएक्शन है, तो चेन ऑफ रिएक्शन को क्या कह रहे हो, कैस्केड प्रोसेस। चेन ऑफ रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं बच्चा लोग, कैस्केड प्रोसेस। और एक चीज और ध्यान देना, हर स्टेप में कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। अगर मैं थ्रोम्बोकाइनेज को ही सिर्फ लो, कैल्शियम को हटा दूं, तो थ्रोम्बोकाइनेज फंक्शनल नहीं होगा। इसका क्या मतलब हो गया, याद करो, एंजाइम में होलो एंजाइम पढ़े थे। होलो एंजाइम में एपो एंजाइम और को फैक्टर होता है। तो एपो एंजाइम ये हो गया, को फैक्टर क्या है, कैल्शियम। अगर ये को फैक्टर नहीं है तो ये किसी भी काम से फंक्शनल नहीं होता है। अब थ्रोम्बिन, अगेन थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फिब्रिनोजेन को किसमें कन्वर्ट करेगा, फिब्रिन में। फिब्रिनोजेन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, फिब्रिन में। ठीक है, थ्रोम्बिन कैल्शियम के प्रेजेंस में फिब्रिनोजेन को किसमें कन्वर्ट किया, फिब्रिन में। और ये फिब्रिन जो है नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स बनाएगा, और इसी में जो रप्चर्ड ब्लड सेल्स थे वो सब आके इसमें फंस जाएंगे, और अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन हो गया, क्लॉट का फॉर्मेशन। आई बात समझ में, क्लियर एवरीवन। ठीक है, क्लियर हो गया है तो अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर से पहले से देखो। नेक्स्ट, कोएगुलेशन के बाद हमने बोला था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को थोड़ा सा स्कीमेटिकली बताएंगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करेंगे, इजी लगेगा आपको। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में अगर हम बोलें तो ऐसा 4 चैम्बर्ड होता है। ऊपर वाले जो 2 चैम्बर है वो रिलेटिवली स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर वाला सेगमेंट। इसको आपने कह दिया एट्रिया, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल ये हो जाएगा राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। ठीक है, अब अगर मैं नहीं इसको लेफ्ट बनाता हूं, ये राइट हो गया। ठीक है, अब यहां पे जो वॉल्व होंगे वो होगा बाइकस्पिड, राइट साइड में जो वॉल्व होगा वो हो गया ट्राइकस्पिड। ठीक है, 2 एट्रिया के बीच में, 2 एट्रिया के बीच में जो सेप्टम है, 2 एट्रिया के बीच में ना, तो इंटरवर्ड लगा दो, इंटर एट्रियल सेप्टम। 2 वेंट्रिकल के बीच में जो होगा उसको हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक हो गया इंटर एट्रियल सेप्टम, एक हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखिए बच्चा लोग, जब ब्लड यहां पे एट्रिया में उससे ज्यादा प्रेशर में कहां पे आएगा, वेंट्रिकल में आएगा ना, तो ये जो सेप्टम है ये कंपैरेटिवली थिक होना चाहिए। ठीक है, कंपैरेटिवली क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहां पे थिक फाइब्रस टिश्यू है कंटिन्यूअस, ये दिस सेगमेंट यहां पे क्या प्रेजेंट है, थिक फाइब्रस टिश्यू। थिक फाइब्रस टिश्यू, थिक फाइब्रस टिश्यू जो है वो इम्पल्स को आर पार जाने नहीं देगा। थिक फाइब्रस टिश्यू जो इम्पल्सेस बनते हैं वो ऊपर के ऊपर ही रह जाएंगे, कैन नॉट क्रॉस, डू not permit impulses to pass through them, do not permit impulses to pass through them। ठीक है, तो इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में कंपैरेटिवली थिक कौन दिख रहा है आपको, तो सर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। व्हाई, क्योंकि यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड थोड़ा और प्रेशर से नीचे आएगा, तो उस प्रेशर को झेलना भी है। साथ ही साथ यहां पे, ये मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में होता है एसे नोड। यहीं से इंपल्स की एक्शन पोटेंशियल अपने आप ही जनरेट करता है। यहां पे होता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में होता है एवी नोड। व्हाट इज दिस, एवी नोड, याद हो जाएगा। राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में क्या होता है, एसे नोड। ये पैच ऑफ नोडल टिश्यूज है, नोडल टिश्यूज पूरा है यहाँ पे। ये हो जाएगा एवी नोड, एवी नोड, ये हो जाएगा फिर एवी बंडल, दिस इज कॉल्ड एवी बंडल, ये हो गया एवी बंडल। या आगे जाएगा बंडल ऑफ हेस, ये हो जाएंगे दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बंडल ऑफ हेस, बंडल ऑफ हेस। बच्चा लोग इस बंडल ऑफ हेस, ये भी बंडल ऑफ हेस है। इस बंडल ऑफ हेस में जो ऐसे निकला हुआ स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे से माइन्यूट फाइबर्स हैं, ये ऐसे पूरा यूनिफॉर्मली बना हुआ, आप समझ जाइए चारों तरफ है ये।
ये जो छोटे छोटे से फाइबर्स है इसको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। क्या बोल देंगे? परकिंजे फाइबर्स। क्लियर एवरीवन? पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है? पक्का? अगर हम बात करेंगे तो ये एट्रिया हो गया, राइट साइड लेफ्ट साइड, यहां पे हो जाएगा राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में ऐसे नोड, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में हो जाएगा एवी नोड। उसके बाद से एवी बंडल ऐसे आ गया, देन ये बंडल ऑफ फेस दोनों तरफ बढ़ गया। अब इस बंडल ऑफ फेस में माइन्यूट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पुरकिंजे फाइबर्स। ऐसा क्यों हुआ? ताकि ओवरऑल सरफेस एरिया यहाँ का क्या हो जाए? बढ़ जाए। ओवरऑल सरफेस एरिया बढ़ जाए, इसके लिए सारी चीजें। सर जब इंपल्स क्रिएट होगा ना तो वो ऐसे सीधा नीचे नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? थिक फाइब्रस टिश्यू है, तो उस इंपल्स को यहां से यहां तक जाना होगा और उसके बाद से वो फिर ऐसे पूरा ट्रांसफर होगा, फिर दोनों तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां से यहां आने में 0.1 नहीं, अभी नहीं कार्डियक साइकिल में, लेकिन सुन लो 0.1 सेकंड का डिले करवाता है ये। अगर एवी नोड को हटा दिए तो ये जितना मतलब ये पूरा एक साथ होगा, फिर ये जो डिले हो रहा है ये नहीं हो पाएगा। एवीएन को कहा जाता है पेस सेटर, ऐसे नोड को कहा जाता है पेस मेकर। ठीक है? अच्छा सर यहां पे बेस में जब आप देखेंगे ऐसा, तो ऐसा गोला गोला सा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड पैपिलरी मसल्स। ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग? पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स, गलती से भी मत सोचना ये एनसीईआरटी में नहीं है। हार्ट के डायग्राम को ध्यान से देखना, वहां पे येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके ऊपर नीचे कौन है? ऊपर की तरफ एवी बंडल है और नीचे की तरफ पैपिलरी मसल्स है। ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, पैपिलरी मसल्स जो है ये दिस पैपिलरी मसल्स, और इनके बीच में क्या होता है? दिस इज कॉर्डी टेंडिनी। ये जो है दिस इज कॉर्डी टेंडिनी। क्लियर? आया समझ में? ये तो दो एट्रिया, दो वेंट्रिकल, फाइब्रस टिश्यू। मैं एक एक करके वर्ड बोलूंगा, आप आंख बंद करके स्ट्रक्चर को इमेजिन करिए। अगर क्लियर हो रहा है तो आगे बढ़े, नहीं तो फिर से देखिए इसको। एवी बंडल, बंडल ऑफ हेस, पुरकिंजे फाइबर्स, थिक फाइब्रस टिश्यू, ऐसे नोड, एवी नोड, पैपिलरी मसल्स, कॉर्डी टेंडिनी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। क्लियर एवरीवन? तो ये ओवरऑल जो है हार्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है? आगे बढ़ा जाए, अगर मैं डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करूं तो डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ साथ पल्मोनरी सर्कुलेशन, इन दोनों से मिलके बना है। सिस्टमिक सर्कुलेशन प्लस पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या बनाएगा? डबल सर्कुलेशन। बच्चा लोग डबल सर्कुलेशन में ये दोनों चीजें आ गई। मान लीजिए ये हार्ट है, हार्ट के तरफ जो ब्लड लेके जा रहा है उसको आप बोल दीजिएगा वेन्स। हार्ट से जो अवे ब्लड लेके जा रहा है उसको हम बोल देंगे आर्टरी। हार्ट के तरफ जो ब्लड लेके जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? वेन। और हार्ट से दूर जो लेके जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? आर्टरी। देखिए ये हो गया हार्ट। हाँ एक और चीज, लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, याद रखना है, और राइट साइड से क्या जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है? ये हार्ट है, ये ऐसे पोर्शन बना देते हैं, ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। मान लीजिए कोई सेल्स है, सेल है, टिश्यू है, और यहां पे मान लेते हैं दिस इज लंग्स। ठीक है? समझने के लिए तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे ही हम बात करेंगे लेफ्ट साइड के बारे में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया के बाद कहां पे आ गया? वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है? कहां पे आ गया? एट्रिया के बाद वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल के बाद इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे जाना है बच्चा लोग? टिश्यूज के पास। अब ये हार्ट से दूर जा रहा है कि हार्ट के तरफ आ रहा है? हार्ट से दूर जा रहा है ना, तो इसके लिए हम लोग आर्टरी यूज करेंगे, बट ऑक्सीजनेटेड हार्ट के लिए होता है एओर्टा, AORTA। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट से सेल्स में पहुंचा दिया किसने? एओर्टा ने। अब ध्यान से समझिएगा, सर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब इस्तेमाल हो गया तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया? डीऑक्सीजनेटेड में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगेन कहां से कहां पे लेके आना है? सेल्स से हार्ट में। तो हार्ट के तरफ ब्लड आ रहा है कि हार्ट से दूर जा रहा है? बताओ, हार्ट के तरफ आ रहा है ना, तो हार्ट के तरफ कौन लेके आता है? वेन्स। और अगर हार्ट के लेवल के ऊपर से आ रहा है, सुपीरियर वेना केवल,
और हार्ट के लेवल के नीचे से आ रहा है तो इंफीरियर वेना केवा, यानी कि दिस इज वेना कावा। लोकेशन वाइज आप इसका नाम वेरी करवाएंगे। अगर हार्ट के लेवल के ऊपर से आ रहा है तो सुपीरियर वेना कावा, हार्ट के लेवल के नीचे से आ रहा है तो इंफीरियर वेना कावा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन राइट एट्रिया में गया, राइट एट्रिया के बाद से ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल के बाद से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया बच्चा लोग? लंग्स के पास। हार्ट से दूर गया है कि हार्ट के पास आया है? हार्ट से दूर गया है ना, तो हार्ट से दूर गया यानी कि आर्टरी, तो इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब उसके बाद लंग्स क्या करेगा? इसको ऑक्सीजनेटेड कर देगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहां जाएगा? लेफ्ट साइड में, यानी कि हार्ट के तरफ जा रहा है ना, हार्ट के तरफ जा रहा है तो वेन्स या आर्टरी, वेन्स बोलोगे, कौन सा वेन्स है? तो ये हो जाएगा पल्मोनरी वेन्स। कौन सा वेन्स? पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। अब देखिए पल्मोनरी वेन्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा दिया लेफ्ट साइड में, मतलब ये जैसे इधर लिख देते हैं, ये हो गया एट्रिया, एट्रिया, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है। मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूंगा लेफ्ट एट्रिया टू राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया टू राइट वेंट्रिकल कौन सा सर्कुलेशन होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रिया जो है इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोल देंगे? सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब हम आते हैं राइट एट्रिया टू लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। क्या बोल रहा हूं? राइट वेंट्रिकल से, मतलब राइट एट्रिया का ब्लड अब कहां गया? राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रिया की तरफ, यानी कि राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया के बीच में जो ब्लड जा रहा है, लंग्स एसोसिएटेड है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कह देंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। इन्हीं दोनों को मिला के हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। बच्चा लोग क्लियर हो गया ये? पक्का? देखिए ये फटाफट देखने के बाद आपके पास जो भी किताबें होंगी वो जरूर करिएगा, कोशिश करिएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड रहे, बहुत इधर उधर ना रहे, एंड देन गो फॉर एनसीईआरटी, ताकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं दैट इज कार्डियक साइकिल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। एकदम ध्यान दीजिएगा अच्छे से। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल जो है बच्चा लोग 0.8 सेकेंड का होता है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि अगर डीपोलराइजेशन लिखा है, डीपोलराइजेशन, तो डीपोलराइजेशन विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल। डीपोलराइजेशन हुआ तो इट विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल, समझ रहे हैं। अगर मैं बोलूंगा रीपोलराइज, RE, या नॉर्मल पोलराइज, तो उसका मतलब होता है डायस्टोल। पोलराइज्ड या रीपोलराइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डायस्टोल। डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन। डायस्टोल यानी कि क्या हो जाएगा बच्चा लोग? रिलैक्सेशन। हमको इन सब चीजों पे बहुत आराम से ध्यान देना है। तो कार्डियक साइकिल में अगर मैं बात करूं, सर्कल बना दे क्या? कार्डियक साइकिल इज ऑफ कार्डियक साइकिल में अगर हम बात करेंगे तो ऐसे इनको अलग अलग इवेंट्स में बांट देते हैं। इसको बोला गया सबसे पहला इवेंट जॉइंट डायस्टोल। व्हाट इज दिस? जॉइंट डायस्टोल। उसके बाद व्हाट इज दिस? द सेकंड इवेंट इज एट्रियल सिस्टोल। दिस इज एट्रियल सिस्टोल। दिस इवेंट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, और तीसरा हो जाएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल, सिस्टोल, सिस्टोल माने कॉन्ट्रैक्शन। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वहां एनर्जी ज्यादा लगेगी। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन मतलब यहां पे एनर्जी नहीं लगेगी। भाई साहब एट्रियल सिस्टोल देखो, इट इज ऑफ, ड्यूरेशन लिख देता हूं, ये हो जाएगा 0.4 सेकेंड, ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड, ये हो जाएगा 0.3 सेकेंड। जो इवेंट्स है उनमें आप देखिए, अगर एट्रियल सिस्टोल की बात करूं, मतलब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन, तो एट्रिया में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सिर्फ 0.1 सेकेंड का हो रहा है, बाकी 0.7 सेकेंड क्या हो रहा है? रिलैक्सेशन।
वेंट्रिकल के बारे में अगर मैं बात करूं तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन जो है वो 0.3 सेकंड के लिए हो रहा है, बाकी 0.5 सेकंड के लिए क्या हो रहा है, वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन। कुल मिला के रिलैक्सेशन ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन कम है। कॉन्ट्रैक्शन कम क्यों है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा एटीपी का खर्चा होता है, और कोई भी प्रोसेस जिसमें ज्यादा एटीपी खर्चा हो पढ़ाई के अलावा वो ठीक नहीं है। क्लियर? अब अगर मैं इसी चीज को थोड़ा यहां पे बना के बताऊं, एक साइड में हार्ट का बना देता हूं। समझिए जो इवेंट एक साइड हो रहा है वही सेम टू सेम इवेंट दूसरे साइड भी हो रहा है। हमने राइट साइड का बना दिया, ये हो गया वॉल्व, ये हो गया सेमीलूनर वॉल्व, दिस इज सेमीलूनर वॉल्व एंड दिस इज एवी वॉल्व। ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, एवी वॉल्व। ठीक है, ध्यान से समझना है। देखो 60 ml, 50 ml भी लिखा है कहीं कहीं। 60 ml का ब्लड जो है वो पहले से ही हार्ट के वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। दिस इज वेंट्रिकल, दिस इज एट्रिया। ठीक है, वेंट्रिकल में 60 ml ब्लड पहले से ही रखा हुआ है। अब यहां पे आते हैं, जॉइंट डायस्टोल का मतलब जितने भी चारों चैम्बर है सब रिलैक्स कंडीशन में, किसी में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा, ब्लड भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। ब्लड आते गया, आते गया, आते गया, आते गया। बच्चा लोग कितना आना चाहिए सर, 70 ml आना चाहिए। यही 70 ml क्या होना चाहिए, चले जाना चाहिए। इसी को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। 70 ml आना चाहिए, यही 70 ml जाना चाहिए। दिस आना जाना का कितना वैल्यू है यहाँ पे, 70 ml है। वेंट्रिकल में 70 आएगा और वेंट्रिकल से 70 जाएगा, इसी को स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। एट्रिया में ब्लड भरता गया, भरता गया, भरता गया, भरता गया। एक समय इतने ज्यादा ब्लड हो गए कि यहां का जो ये पोर्शन है, ये एक समय इतने ज्यादा ब्लड हो गए कि एवी वॉल्व उस ब्लड के भार की वजह से खुल गया। जैसे ब्लड आ रहा है, आ रहा है, मान लीजिए एवी वॉल्व है, ब्लड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। इतने ज्यादा ब्लड एट्रिया में आ गए कि इस ब्लड के भार की वजह से एवी वॉल्व खुल गया। और एवी वॉल्व के खुलते ही जो ब्लड है वो कहां पे चला गया बच्चा लोग, अल्टीमेटली ये जा रहा है वेंट्रिकल्स में। कहां पे जा रहा है, वेंट्रिकल्स में। कितना आके जाना चाहिए, 70 ml, लेकिन पूरा 70 ml नहीं आएगा। पहले इवेंट में 70 ml का 70% ही आएगा, कंप्लीट ब्लड नहीं आ रहा है। कितना परसेंट आ रहा है बच्चा लोग, 70 ml का 70%, यानी कि हम लोग कुछ ब्लड को यहां से गायब कर देते हैं क्योंकि नीचे आ चुका है। अब ये 30% ब्लड कहां पे बचा रह गया, एट्रिया में। अब एट्रिया में जो 30% ब्लड बचा रह गया, इस 30% ब्लड को नीचे फेंकने के लिए याद करिए यहां पे एक स्ट्रक्चर था, एसए नोड, यहां एवी नोड, याद आया। तो इस 30% ब्लड को नीचे फेंकने के लिए एसए नोड ने ऑटो एक्साइटेबल, इसने इंपल्स क्रिएट करने का काम किया। और जैसे ही इंपल्स क्रिएट होगा तो यहां पे तुरंत ये होगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एसए नोड ऑटो एक्साइटेबल है, इसको फील होता है कि भाई सिर्फ 30% ब्लड एट्रिया में बचा है, तो इस 30% ब्लड को एट्रिया से कहां पे फेंकना है, वेंट्रिकल्स में फेंकना है। इसीलिए इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। ऐसे नोड के वजह से एट्रिया क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट किया और इस इंपल्स के रिस्पॉन्स में एट्रिया क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बचा हुआ 30% ब्लड भी कहां पे आ गया बच्चा लोग, वेंट्रिकल्स में। यानी कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब लगभग दूसरे स्टेटमेंट पे हम जा रहे हैं। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं। अब ये सीक्वेंस में समझिए, ब्लड आते गया, आते गया, आते गया, इतना भार हो गया कि एवी वॉल्व खुल गया। 70 ml आना चाहिए, 70 ml नहीं आके 70 ml का 70% आ गया, 30% ब्लड बचा रह गया। अब ये जो इंपल्स यहां से यहां क्रिएट किया गया, अभी आगे फैलेगा, आगे फैलेगा तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना। इसमें जैसे ही इंपल्स आया, इंपल्स आते ही तुरंत, याद करिए स्ट्रक्चर में हमने यहां पे पैपिलरी मसल्स बना रखे थे। जैसे ही इंपल्स आया, पैपिलरी मसल्स डिस्टर्ब हुए, मतलब वेंट्रिकल साइड में आया तो पैपिलरी मसल्स मान लो ऐसे डिस्टर्ब हुआ, और डिस्टर्ब होते तुरंत यहां पे आपको दिखेगा कि एवी वॉल्व बंद हो गया। सर यहां से इंपल्स यहां आ गया, क्यों आया, क्योंकि एट्रिया का 30% ब्लड जो था वो खाली हो गया। मैं मिटा देता हूं, एट्रिया का 30% ब्लड क्या हो गया यार, खाली हो गया है। क्यों खाली हो गया है, क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया। क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि वही 30% ब्लड को नीचे फेंकना था। अब जैसे वो वहां चला जाएगा, इंपल्स एट्रिया से वेंट्रिकल साइड में गया, और जैसे इंपल्स एट्रिया से वेंट्रिकल साइड में जाएगा ना, तुरंत यहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होगी। और वो शुरुआत होते ही सबसे पहले कौन बंद हो गया, एवी वॉल्व।
सेमी लूनर वॉल्व तो भैया पहले से ही बंद था, यहां पे कौन बंद हो गया, एवी वॉल्व। और साथ ही साथ ये इनके कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में है, कॉर्डी टेंडिनी, मतलब कांटेक्ट में है। पैपिलरी मसल्स जो है कॉर्डी टेंडिनी से दबा के पकड़ के रखा हुआ है किसको, एवी वॉल्व को। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा तो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं, यहां ऊपर की तरफ, यहां भी ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन एवी वॉल्व के साथ फायदा क्या है ना, जब ब्लड ऊपर जा रहा है और एवी वॉल्व को धक्का देता है कि नॉर्थ साइड में खुले, तो उस समय कॉर्डिक टेंडनी जो है वो उसको साउथ डायरेक्शन में खींचता है ताकि नेट जो है वहां जहां पे है वहीं रह जाए। ठीक है, रिवर्स ओपनिंग होने नहीं देगा। कौन होने नहीं देगा, कॉर्डिक टेंडनी। कॉर्डिक टेंडनी किसके किसके बीच में है, एवी वॉल्व्स और पैपिलरी मसल्स। बट ये कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं है ना, कॉर्डिक टेंडनी तो यहां है नहीं, तो ये ब्लड जाएगा, जोर से धक्का मारेगा और अल्टीमेटली सेमीलुनर वॉल्व को क्या कर देगा, ये ओपन कर देगा और ये जो ब्लड है धीरे 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 बाहर निकल जाएंगे। अब जैसे ही बाहर निकल जाएंगे तो बाहर निकलने के बाद ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, फिर वापस एवी वॉल्व क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब अब हम आते हैं इस इवेंट पे, लिखते हैं जॉइंट डायस्टोल। सर जॉइंट डायस्टोल में अगर हम इवेंट्स डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला क्या था, याद करिए, ब्लड भरता गया भरता गया भरता गया। जॉइंट डायस्टोल में तो चारों चैम्बर रिलैक्स कंडीशन में थे, ब्लड भरते रहने के कारण एक प्रेशर इतना ज्यादा बन गया कि क्या हो गया, तो ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व्स, एवी वॉल्व्स क्या हो गया, खुल गया। ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व्स, एवी वॉल्व्स के खुलने के बाद कितना परसेंट ब्लड वेंट्रिकल्स में भरा, तो 70 ml का 70% ब्लड, 70 ml का 70% ब्लड गॉट फिल्ड इन दी वेंट्रिकल्स। ठीक है बेटा, ये बताइए एट्रिया से वेंट्रिकल में इस ब्लड को जाने में क्या कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, नहीं हुआ था ना, कॉन्ट्रैक्शन 30% के लिए हुआ था, इसके लिए नहीं हुआ था, तो इसमें हम बोलते हैं पैसिव फिलिंग। क्या बोलेंगे, पैसिव फिलिंग। यानी कि वेंट्रिकल्स में जो मैक्सिमम ब्लड भरे वो एक्टिवली भरे कि पैसिवली भरे, पैसिवली भरे। क्यों, ब्लड आते रहने के कारण भार हुआ तब ना एवी वॉल्व खुला था। नेक्स्ट, अब 30% ब्लड को एट्रिया में जो 30% ब्लड बचा था, किसका 30%, 70 ml का, तो इस 30% ब्लड को नीचे फेंकने के लिए एट्रिया क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि 30% ऑफ ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया, कहां पे, वेंट्रिकल में। एट्रियल सिस्टोल यानी कि एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक एक्टिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। क्लियर। अब याद करिए, जब 30% ऑफ ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर आ गया था तो उसके बाद क्या हुआ था, इंपल्स जो है ये है ना यार, 30% ब्लड यहां आ गया, फिर इंपल्स यहां गया था, तो सबसे पहला इवेंट क्या हो गया था, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स। तो यहां पे पहला इवेंट है क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स। एवी वॉल्व्स के क्लोजर होते फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा विच इज लब। बच्चा लोग याद रखिए, ये दिस सेगमेंट इज रिप्रेजेंटिंग द क्लोजर ऑफ फर्स्ट, द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स एंड द इमर्जेंस ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड विच इज कॉल्ड लब। एवी वॉल्व बंद हो गया, सेमीलुनर खुला ही नहीं, यानी कि जो दोनों साइड है, जो इवेंट राइट साइड हो रहा है वही इवेंट लेफ्ट साइड हो रहा था, इसको बोलेंगे आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंडीशन। क्या बोलेंगे, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंडीशन। फिर कुछ समय के बाद आप याद करिए, इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया कि ब्लड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, एवी वॉल्व खुलना चाहता लेकिन खुला नहीं, लेकिन सेमीलुनर वॉल्व रिवर्स खुल जाएगा और जो ब्लड है वो बाहर चले जाएंगे, यानी कि ओपनिंग ऑफ सेमीलुनर वॉल्व, ओपनिंग ऑफ सेमीलुनर वॉल्व। सेमीलुनर वॉल्व खुल गए, अब जब ब्लड बाहर जाएगा तो एक समय प्रेशर कम हो गया ना, तो तुरंत हो जाएगा क्लोजर ऑफ सेमीलुनर वॉल्व। क्लोजर ऑफ सेमीलुनर वॉल्व ये बताता है, ये दिस, और क्लोजर ऑफ सेमीलुनर वॉल्व मतलब इमरजेंस ऑफ सेकंड हार्ट साउंड विच इज कॉल्ड डब। तो यहां पे सेकंड हार्ट साउंड आ गया एंड दिस इज कॉल्ड डब। मतलब लब से डब के बीच का अगर आपसे पूछा जाए ड्यूरेशन, लब से डब के बीच का ड्यूरेशन इज हाउ मच, 0.3 सेकेंड, और डब से लब के बीच का ड्यूरेशन इज हाउ मच, 0.5 सेकेंड। क्लियर, आया समझ में? जॉइंट डायस्टोल में चारों के चारों चैम्बर रिलैक्स कंडीशन में थे, ब्लड भरता गया एट्रिया में, भरते रहने के कारण इतना प्रेशर बना
कि एवी वॉल्व खुल गया, एवी वॉल्व के खुलते ही 70 ml ब्लड नीचे जाने चाहिए थे, लेकिन 70 ml नहीं गए, 70 ml के 70% गए, जॉइंट डायस्टोल खत्म। अब एट्रियल सिस्टोल, इस बचे हुए 30% ब्लड को जो कि एट्रिया में बचा है उसको नीचे फेंकने के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रियल सिस्टोल हुआ तो ये इंपल्स भी नीचे जाएगा, ब्लड तो नीचे चला ही गया, मान लो इंपल्स भी गया। इंपल्स के नीचे जाने के बाद पहला इवेंट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होगी ना, यानी कि एट्रियल सिस्टोल खत्म, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत होगी। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में इंपल्स जैसे आया सबसे पहला इवेंट होगा क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। एवी वॉल्व बंद हो गया, एवी वॉल्व के बंद होते ही फर्स्ट हार्ट साउंड आता है विच इज लब। सेमीलूनर खुला ही नहीं, एवी वॉल्व बंद हो गया है, तो जितना वॉल्यूम यहां पे है ब्लड का उतना ही लेफ्ट साइड में होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंडीशन। फिर एक समय के बाद इतना कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि ब्लड जाके एवी वॉल्व को धक्का देता है, बट रिवर्स ओपनिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती है? कॉर्डी टेंडिन ने इसको रिवर्स खींचा था, बट सेमीलूनर वॉल्व खुल जाएगा। तो सेमीलूनर वॉल्व के खुलने के बाद ब्लड बाहर गया, और जैसे ब्लड बाहर गया कुछ समय के बाद प्रेशर कम, सेमीलूनर वॉल्व बंद हो गया, यानी कि क्लोजर ऑफ सेमीलूनर वॉल्व, सेकेंड हार्ट साउंड, और फिर से शुरू हो गया जॉइंट डायस्टोल। क्लियर हो गया? पक्का एवरीवन? नेक्स्ट और ये लास्ट यहां का ईसीजी, याद रखना। मैं एनसीईआरटी थोड़ा सा निकालता हूं, आप भी इस एनसीईआरटी पे थोड़ा ध्यान देना। इसमें लाइनें हैं, जैसे ये लिखा हुआ है पी वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। बच्चा लोग ये है पी वेव, क्यू आर एस, और ये हो गया टी वेव, पी क्यू आर एस टी। ये रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब इस डीपोलराइजेशन के वजह से ये जो होगा ये सिस्टोल होगा। बहुत लोग इसी में सब निपटा लेते हैं। एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से ये जो इतना लंबा गया, दिस इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। क्लियर? अब एट्रियल सिस्टोल के बाद ये क्या होगा? QRS। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी कि ये वाला सेगमेंट क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब लगभग टी वेव खत्म होते होते सारा सिस्टोल खत्म हो गया कि नहीं? और यहां पे फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा? जॉइंट डायस्टोल। यानी कि दिस सेगमेंट इज एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये हो जाएगा जॉइंट डायस्टोल। आया समझ में? कार्डियक साइकिल के यही 3 इवेंट्स थे। The P wave represents the electrical excitation of the atria, which leads to the contraction of both the atria. The QRS complex represents the depolarization of the ventricles, which initiates the ventricular contraction. The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of systole. किसका? Ventricles का। Clear? Q के ठीक बाद ही ventricular systole शुरुआत। The T wave represents the return of the ventricles from excited to normal, यानी कि वही repolarization। सबसे इंपॉर्टेंट लाइनें टिक कर लीजिएगा। By counting the number of QRS complexes, one can determine the heartbeat rate of an individual. QRS complex को काउंट करके heartbeat rate of an individual can be easily determined। बच्चा लोग एक इसमें बात है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है, देखिए एक बार में, मतलब पूरा आराम से सीक्वेंस में सुनो। कार्डियक आउटपुट का मतलब हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml दिया हुआ है, हार्ट बीट कितना? 72, यानी कि लमसम 5 लीटर कैलकुलेट करके, मतलब कार्डियक आउटपुट। और हाँ, ईच वेंट्रिकल, 2 नहीं, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, ईच एक वेंट्रिकल के बारे में बात चल रही है। अगर बाय दी वेंट्रिकल्स लिख दिया, एस लगा दिया उसने, तो आपको 10 लीटर आंसर देना होगा। क्लियर? हालांकि लाइफ इतनी इजी नहीं है, वो सीधा क्वेश्चन दे देता है कि बच्चा लोग हार्ट बीट बताओ कितना होगा अगर कार्डियक आउटपुट इसने मान लो दे दिया 5 लीटर, और डायस्टोलिक कंडीशन इसने दे दिया 150 ml, सिस्टोलिक कंडीशन इसने दे दिया 50 ml। पूछेगा हार्ट बीट बताओ, आपको ले अरे ये तो फॉर्मूला में है ही नहीं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए कुछ नहीं करना है, डायस्टोलिक वॉल्यूम जो दिया है तो डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस सिस्टोलिक वॉल्यूम कर देना, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम के बदले आप लिखेंगे 150 माइनस 50, तो ये आ जाएगा कितना? 100 इंटू हार्ट बीट दिया नहीं हो तो निकालना है, और इस साइड कितना है यार? 5 लीटर, यानी कि 5000 ml। तो ये कैलकुलेट कर लोगे ना। ये एक मैंने हाइपोथेटिकल कंडीशन दिया था
अब इसके बाद बच्चा लोग इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, इसके कुछ क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये मिला जुला के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एन एडल्ट कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। रॉन्ग है। ये क्वेश्चन को आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा, मैं शेयर करवा दूंगा, इसको लिंक मिल जाएगा, लिंक के भाई करो क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन इंक्लूड्स, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट होता है लंग्स में एक फोर्स इंस्पायरेशन के बाद। तो थोड़ा दिमाग लगाओ। रेसिडुअल वॉल्यूम बिल्कुल है, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज वेरी सिग्निफिकेंट। नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट। तो ये हो जाएगा फॉल्स। देन एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड, मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, बाकी आप ट्राई करो। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 5 ml ऑफ CO2। ये तो रॉन्ग है, देख रहे हो, पूरा स्टेटमेंट ही उल्टा करके दे दिया है। ऑक्सीजनेशन की बात लिखा ऑक्सीजनेशन है, वैल्यू दिया डीऑक्सीजनेटेड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, और कौन सा तगड़ा क्वेश्चन देखे थोड़ा। अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कैन लीड टू, अच्छा नहीं, इसके ऊपर एक और है। एट टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 is high due to anabolism, CO2 diffuses into blood and forms HCO3 minus and H plus। लिखा है कि at tissue site partial pressure of CO2 is high due to anabolism लिख दिया है। सारी बातें सही हैं, टूटता है, कैटाबॉलिज्म होगा, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। एनाबॉलिज्म नहीं, कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट 14, RH positive person if exposed to RH negative blood will form specific antibodies against the RH antigens। RH positive person है, उसका if exposed to RH negative will form specific antibodies against the RH antigens। खुद ही RH positive है ये, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। खुद ही RH positive है तो अपने लिए कैसे बनाएगा? Two openings between the right atrium and right ventricle is guarded by a wall formed of two muscular flaps। राइट साइड में 2 नहीं था, 3 था, तो हो जाएगा ट्राई। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, द P wave represents electrical excitation of the atria which leads to the contraction of only right atria। ये भी गधा वाला स्टेटमेंट है, दिस इज फॉल्स। Parasympathetic neural signals decrease the rate of heartbeat, speed of conduction and action potential and thereby cardiac output। देखो, इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा था जो हर चीज को बढ़ाएगा, हार्टबीट रेट वगैरह सब बढ़ाता है, डाइजेशन रिलेटेड एक्टिविटी रिड्यूस करता है। यहां लिखा है पैरासिम्पैथेटिक, तो ये बात बहुत समय के बाद ट्रू मिली है, ठीक है। तो बच्चा लोग ये सारा भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, बट मैं पर्सनली एक ही बात सजेस्ट करूंगा, एनसीईआरटी की लाइनों को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज्यादा करिए, ठीक है। थैंक यू।